हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आदर्श गैसों के दो नियम पढ़े थे, बॉयल्स का नियम व चार्ल्स का नियम। आपको याद ही होगा, बॉयल्स नियम में हमने पढ़ा था किसी भी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा हमने पढ़ा था चार्ल्स नियम। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस का आयतन उसके टेम्परेचर या तापक्रम का समानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आज हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो का नियम या इंग्लिश में एवोगैड्रोस लॉ। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी गैस का आयतन उसमें उपस्थित मोलों की संख्या का समानुपाती होता है, या इंग्लिश में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N, या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू N, यहाँ पर K एक कांस्टेंट है और N मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या हम कैसे याद कर सकते हैं? किसी भी गैस या किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n होती है इज इक्वल टू W अपॉन M, जहाँ पर W उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और M उसका मोलर द्रव्यमान है, अर्थात N इज इक्वल टू W अपॉन M। यदि हम दो गैसेस लें, गैस A और गैस B, और इनके लिए एवोगैड्रो का नियम लगाएं तो क्या बन जाएगा? VA इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई NA। इसी प्रकार VB इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई NB। यदि दोनों गैसों के आयतन समान ले लिए जाएं, अर्थात VA इज इक्वल टू VB, तब क्या बन जाएगा? तब हो जाएगा KNA इज इक्वल टू KNB। K से K कैंसिल, अर्थात NA इज इक्वल टू NB। तो इसको हम एक दूसरे रूप में बोलें तो कैसे बोल सकते हैं? यदि किन्हीं दो या दो से अधिक गैसों के दिए गए ताप व दाब पर आयतन समान हो तो उनमें मोलों की संख्या भी समान होगी। यदि इसी को हम इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे? द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस, टू और मोर देन टू गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे ही हम एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार यदि द वैल्यू N, कैपिटल N, जिसको हमने 1 मोल बोला है, विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल होती है, इसको यदि हम 1 मोल माने तो दिए गए आयतन में यदि दो गैसों का मोल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए तो दिए गए ताप व दाब पर उनका आयतन भी समान होगा। इसको हमने इस इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है? एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज सेम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट नियम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम का विसरण का नियम। विसरण आप समझते हैं, विसरण का मतलब होता है किसी भी गैस का एक छिद्र के द्वारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, दैट इज फ्लो ऑफ ए गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्रॉम ए स्मॉल होल और ऑरिफिस। ग्राम्स का डिफ्यूजन का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी भी गैस के विसरण की दर, विसरण की दर का अर्थ है कितनी गैस प्रति इकाई समय में विसरित हो रही है, वह उसकी डेंसिटी या घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में इसको किस तरह बोलेंगे? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट of its density,
That is, R is inversely proportional to under root D या R is proportional to 1 upon under root D। इसी प्रकार यदि दो गैसेज हम लें और दोनों गैसेज के विसरण की दर एक की R1 और दूसरे की R2 है तो उनके लिए ग्राम नियम क्या बनेगा? R1 is proportional to 1 upon under root D1 और R2 is equal to अंडर रूट 1 अपॉन D2। R1 और R2 को जब आप डिवाइड करेंगे दैट इज R1 अपॉन R2 इट विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 बिकॉज डेंसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, अर्थात जितना मोलर मास किसी गैस का ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ग्राम्स नियम को दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। माना कि हम दो गैसेस लें अमोनिया और HCl, तो उनके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट molecular weight of ammonia divided by the molecular weight of HCl। ध्यान रखिए जहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl जहाँ पर न्यूमरेटर में है उसका मोलर मास डिनोमिनेटर में है, और सिमिलरली द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज डिनोमिनेटर देन इट्स molecular weight will be numerator। दिस इज कॉल्ड द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने पूर्व में जो नियम पढ़े हैं उनका वापस प्रयोग करेंगे हम। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी प्रकार चार्ल्स लॉ V is directly proportional to T at constant pressure। इन दोनों को नियमों को कंबाइंड रूप में जब आप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? V is proportional to T upon P, T न्यूमरेटर में और P डिनोमिनेटर में। When all of the other things are at constant, और V is equal to K proportionality constant multiplied by T upon P, where K is a constant which depends upon the mass of the gas, और PV is equal to KT। जहाँ पर this equation is known as the general gas equation और combined gas equation। हम इसी गैस को या इसी इक्वेशन को जब 1 मोल ऑफ गैस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT। याद रखिए मैंने K को किससे रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर? R से। जहाँ पर R को हम एक नया नाम देंगे और इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखिए क्या है R? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, सार्वजनिक गैस नियतांक, यू कैन से इट। एक मोल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT, लेकिन यदि गैस के मोलों की संख्या n हो अर्थात एक से ज़्यादा हो तो यही समीकरण बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। n के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। n इज रिटन एज आइदर W अपॉन m या स्मॉल g अपॉन m, जहाँ पर W या g स्मॉल g इज द मास ऑफ गैस इन ग्राम्स एंड स्मॉल m इज इट्स मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो आदर्श गैस समीकरण हमारे लिए क्या बन गई? PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर P गैस का प्रेशर, V गैस का आयतन लीटर में, N मोलों की संख्या, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस।
अब हम देखेंगे इस R की प्रकृति क्या है, R का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या R वास्तव में क्या है। जैसे P प्रेशर है, V आयतन है, T टेम्परेचर है, इसी प्रकार से R का फिजिकल मीनिंग क्या है। यदि हम किसी को एक्सप्लेन करना चाहें कि R का मतलब क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस हमें इस इक्वेशन पर आना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू nRT, या R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, जहाँ पर P क्या है, प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाई V इज वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई N इज नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाइड बाई T इज टेम्परेचर। यदि आपको याद हो तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, इनटू वॉल्यूम को ऐसा ही रहने दीजिए, मोल को ऐसा ही रहने दीजिए, टेम्परेचर एज इट इज। नेक्स्ट, फोर्स एरिया, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर, तो फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर इनटू वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, लेंथ का क्यूब, डिवाइडेड बाई मोल इनटू टेम्परेचर। लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब को जब आपने कैंसिल किया तो ऊपर रह गया फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। वास्तव में फोर्स इनटू लेंथ क्या है, फोर्स इनटू लेंथ यह है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, और बल इनटू विस्थापन क्या होता है, यह होता है वर्क या कार्य। तो आर क्या बन गया, वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर, या आर इज इक्वल टू वर्क पर डिग्री पर मोल, या पर आर इज इक्वल टू वर्क पर केल्विन पर मोल। तो हम अब कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आर वास्तव में क्या है, किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए गैस पर किया गया कार्य उसके गैस नियतांक के बराबर होता है। या इंग्लिश में अपन कैसे बोलेंगे इसको, द गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द वर्क डन by 1 mole of a gas to increase its temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. So it is the physical meaning of the gas constant. नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे इस गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स में क्या है, या इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, दूसरी यूनिट्स क्या हैं, और उन यूनिट्स में इसके क्या क्या मान हैं।